तो उन्होंने बताया कि आज से ठीक 5 साल पहले मेरे एक-एक करके 1 साल के अंदर 3 बच्चे गायब हो गए थे। अच्छा। पिछले 5 सालों से मैं इस थाने के चक्कर लगा रही हूँ, बच्चों की एफआईआर दर्ज कराने के लिए आ रही हूँ, ढूँढने के लिए आ रही हूँ। ढूँढने की तो बात दूर रखिए, पुलिस ने मेरी गुमशुदगी भी दर्ज नहीं की है। तो ऐसे में फिर मैं थाने में गया, थाने में जाके अंदर जानकारी ली तो वाक़ई में उनके तीनों बच्चों में से किसी की भी गुमशुदगी दर्ज नहीं थी। फिर मैंने पूरा मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भेजा तो उन्होंने आगरा के एसएसपी को नोटिस जारी किया, तब जाके एफआईआर दर्ज हुई। तो इसमें नवयुवक और जो युवती हैं उनका ये कहना है कि लोगों की सोच खराब है। हम चाहे छोटे कपड़े पहने चाहे बड़े कपड़े पहने, लोगों की सोच खराब है। उनके माता पिता भी उनको सपोर्ट करते हैं कि तुम पहनो। ये गलत है। माँ बाप उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन वही माँ बाप बाद में रोते भी हैं, पछताते भी हैं। जब लड़कियों के साथ में गलत हो जाता है तो लड़कियां कहीं की नहीं रहती हैं। भारतवर्ष के लगभग सभी राज्यों से ऐसे बच्चों को मैंने रिकवर कराया। जो बच्चे अनाथालयों में रह रहे थे उन बच्चों के परिवारों को ढूंढा। ऐसे ऐसे बच्चों के परिवार भी तलाशे हैं जो कि 13-13 साल पहले, 10-10 साल पहले खो गए थे। उनको अपने माँ बाप के बारे में नहीं पता था, उनको माँ बाप का फोटो नहीं था, पहचान नहीं थी उनकी। तो ऐसे बच्चों के भी परिवारों को, माँ बाप को खोज कर मैंने इनको सुपुर्द किया है। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं अच्छा हूँ। आप बताइए कैसे हैं? सर कैसा लग रहा है आपको रन की बातों में आकर? ये आपका अच्छा प्रयास है और काफ़ी सराहनीय प्रयास है। और ये जो आपका एक छोटा सा प्रयास आगे बन के एक वट वृक्ष के रूप में शामिल होगा और असीम संभावनाएं हैं इसमें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन बहुत बहुत प्यारे शब्दों के लिए। तो सर आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए। देखिए, मेरा नाम नरेश पारस है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। बच्चों की सुरक्षा के मुद्दे पर मैं विशेष करके काम करता हूँ। अच्छा, तो सर आप जो बच्चों की सुरक्षा करते हैं, निःशुल्क करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? आप उनसे फीस क्यों नहीं लेते? कुछ एक अमाउंट सेट करिए जो आप उनसे ले सकें। देखिए, दरअसल में क्या है कि जो लोग मेरे पास में आते हैं वो एक ऐसा वर्ग है जो अपनी मदद खुद नहीं कर पाता है और उसके पास में मदद के बदले कुछ देने के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ जब किसी की मदद हो जाती है तो वो केवल दुआएं देते हैं। अब आप यूँ समझ के मान के चलिए कि जैसे आगरा का एसएन मेडिकल कॉलेज का इमरजेंसी डिपार्टमेंट, वहाँ पर जो मरीज़ आता है वो एकदम वेंटिलेटर पे आता है। जब सब जगह से मना कर दी जाती है, प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर मना कर देते हैं कि अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप इमरजेंसी ले जाइए। तो उसका चारों तरफ से वो ठग चुका होता है, उसके बाद में कुछ बचता नहीं है। तब ऐसी कंडीशन में वहाँ पहुँचता है तो फिर उसका इलाज होता है। कई बार ऐसा होता है कि वो इलाज में बच जाता है तो कभी कभी मर भी जाता है। तो मेरे पास जो लोग आते हैं, आप बिल्कुल वेंटिलेटर वाले आप लोग मान के चलिए, जिसके पास में खर्च करने के लिए कुछ नहीं है, झुग्गी झोंपड़ियों में रहता है, मलिन बस्तियों में रहता है, बहुत ज़्यादा गरीब तबके का, ऐसे लोग मेरे पास में आते हैं तो उनके पास में देने के लिए कुछ नहीं है। तो केवल जो दुआएं देते हैं वही मेरे लिए बहुत सफिशिएंट है। और निश्चित तौर पर कहा जाए कि ये एक दुआओं का कारोबार है तो वो हम कर रहे हैं। क्योंकि कई बार जैसे आपने प्रेरणा के लिए बात करी तो मैं आपको बता दूं कि आज से 2007 की बात है, मुझे एक महिला मिली थी, थाने के बाहर रो रही थी। 2007 में, और बुजुर्ग महिला थी। कई बार लोग उसको पूछ के जा रहे थे लेकिन किसी को बता नहीं रही थी। तो मैंने उससे पूछा, माता जी क्या आपका कारण है, क्यों रो रही हैं? तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। बोली कि हर बार लोग आते हैं, पूछ के चले जाते हैं, लेकिन मदद कोई नहीं करता। मैं शायद कुछ काम आ जाऊँ, बता दीजिए। तो उन्होंने बताया कि आज से ठीक 5 साल पहले मेरे एक करके 1 साल के अंदर 3 बच्चे गायब हो गए थे। अच्छा। पिछले 5 सालों से मैं इस थाने के चक्कर लगा रही हूँ, बच्चों की एफआईआर दर्ज कराने के लिए आ रही हूँ, ढूंढने के लिए आ रही हूँ। ढूंढने की तो बात दूर रखिए, पुलिस ने मेरी गुमशुदगी भी दर्ज नहीं की है। तो ऐसे में फिर मैं थाने में गया, थाने में जाके अंदर जानकारी ली तो वाकई में उनके तीनों बच्चों में से किसी की भी गुमशुदगी दर्ज नहीं थी। फिर मैंने पूरा मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भेजा तो उन्होंने आगरा के एसएसपी को नोटिस जारी किया, तब जाके एफआईआर दर्ज हुई। तो क्या उनके बच्चे मिल गए? फिर उसके बाद मैं उनको पब्लिक हियरिंग हुई, दिल्ली ले गया, लखनऊ ले गया, बहुत सारे कई ज़िलों में हम लोग भटके, पुलिस भी हमारे साथ में रही, लेकिन बच्चों का किसी का कोई अता पता नहीं चला। तो तब मुझे महसूस हुआ काश ये महिला मुझे अगर 5 साल पहले मिल जाती
तो मैं इसकी मुकदमा दर्ज करा देता, तो हो सकता है 3 में से 1 आध बच्चा तो मिल जाता। तो तब लगा कि ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए और जिससे हम कुछ उनका कर पाएँ। तो तब से लापता बच्चों की खोज के लिए एक मुहिम मैंने शुरू कर दी और तब से ऐसे लोगों की मैं मदद कर रहा हूँ। अब तक मैं तमाम बच्चों को, खोए हुए बच्चों को रिकवर करा चुका हूँ। भारतवर्ष के लगभग सभी राज्यों से ऐसे बच्चों को मैंने रिकवर कराया। जो बच्चे अनाथालयों में रह रहे थे, उन बच्चों के परिवारों को ढूंढा। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों के परिवार भी तलाशे हैं जो कि 13 साल पहले, 10 साल पहले खो गए थे। उनको अपने माँ बाप के बारे में नहीं पता था, उनको माँ बाप का फ़ोटो नहीं था, पहचान नहीं थी उनकी। तो ऐसे बच्चों के भी परिवारों को, माँ बाप को खोज कर मैंने उनको सुपुर्द किया है। अभी हाल ही में आपने कोटा से एक लड़की को रेस्क्यू किया है, वो पूरा मामला क्या है? वो मामला ये है कि एक महिला एक 15 साल की लड़की को बेला फुसला कर लेगी। बोली कि मैं, चूँकि उस परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो उन्होंने उसको जॉब का लालच दिया, बताया कि अच्छे पैसे मिलेंगे, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। अब वो महिला उस लड़की को ले गई। हालांकि 15 साल की लड़की थी, लेकिन उसने उसके फर्जी दस्तावेज तैयार करके उसको 22 साल का दिखाया और यहीं सिकंदरा के एक होटल में 4 लोगों को कोटा से बुलाया। 3,70,000 रुपये में उस लड़की को बेच दिया गया। 3,70,000 में, जैसा टीवी और फिल्मों में दिखाते हैं, उस लड़की को बेच दिया? जी। अब वो उसको, लड़की को ले गए कोटा में। कोटा में ले जाने के बाद में घरेलू काम कराते रहे। घरेलू काम के बाद में फिर उस एक लड़के ने उससे शादी रचा ली। अच्छा। शादी रचा ली और उसने साफ कहा कि मैं तुझे 3,70,000 रुपये में ख़रीद के लाया हूँ, तो तुझे वो सब कुछ करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। जो मैं चाहता हूँ। तो उस लड़की के साथ में लगातार उसका यौन उत्पीड़न वो करते रहे, उसका शोषण करते रहे। तो एक दिन अचानक लड़की मौका पाते ही घर से भाग निकली और पुलिस के पास में पहुंच गई। अब यहाँ पुलिस ने भी उसकी मदद कैसे की, लड़की को बिठा लिया, फिर उस आदमी को भी पकड़ा, उसके सामने, लड़की के सामने बिठाला और बोले कि देखो, तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, इससे बढ़िया है तुम अपने घर चली जाओ। अच्छा, पुलिस ने ये कहा लड़की से कि तुम इस लड़के का कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, इसलिए तुम घर चली जाओ। अब उस लड़की को उन्होंने बालिका गृह में भेज दिया और लड़के को उन्होंने छोड़ दिया, कोई कार्रवाई नहीं की। तो ऐसे में वहाँ से फिर फ़ोन आया लड़की के पिता के पास में, पुलिस के पास में, आगरा पुलिस के पास में फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे करके एक लड़की रेस्क्यू हुई है और आप आ जाइए। पुलिस पहुँची, माँ बाप पहुँचे, लेकिन उन्होंने लड़की नहीं थी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने कहा कि हम इसका मुकदमा दर्ज कराएंगे, फिर उसके बाद में लड़की को देंगे। बात आई गई हो गई, वापस आ गए। फिर उसके बाद में परिवार गया, नहीं दी उनको। फिर 3 बार जाने के बाद में लड़की नहीं दी, तो फिर मैं खुद गया। मैंने खुद जाके वहाँ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से बात की, मैंने कोर्ट में मैं गया, वहाँ की पुलिस में मैं गया, तो मैंने उन सबको समझाया। मैंने कहा आप लड़की दे दीजिए, मुकदमा अगर आगरा में है तो उसमें आगरा में ऑलरेडी मुकदमा दर्ज है और हम इसको इन्वेस्टिगेशन वहाँ से कराएंगे। सही बात। तो उन्होंने मुझे 2 दिन का समय दिया, बोले कि हम एक बार और प्रयास करके देखते हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने पुलिस को और DLSA को लेटर देखा था, लेकिन हुआ क्या कि 2 दिन की उन्होंने मुझे कहा था, हफ्ता भर बीत गया, लेकिन लड़की उन्होंने नहीं दी। फिर जब कहीं से लड़की नहीं मिली तो फिर मैंने न्यायालय के लिए मैंने रुख किया। मैं उसमें हाई कोर्ट में एक रिट दायर करने वाला था। ऐसे में मैंने वहाँ पर चिट्ठी लिखी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को, अगर आपने इससे संबंधित कोई भी कार्रवाई की है तो आप मुझे बताइए, मैं एक रिट दायर करने जा रहा हूँ और आपके जो भी तथ्य हैं उनको मैं रिट में शामिल कर सकता। सही बात है। तो ऐसे में फिर उनमें हड़कंप मचा। उन्होंने फिर आगरा पुलिस को फ़ोन किया और फिर तत्काल पुलिस को बुलाकर लड़की उनको हैंडओवर कर दी। फिर लड़की को हम यहाँ पुलिस लेकर आई, फिर उसका मेडिकल कराया, कोर्ट में उसके बयान कराए। और दिलचस्प बात ये थी कि लड़की वहाँ उनके साथ में 84 दिन तक रही। इस बीच में उन्होंने लड़की का एज का मेडिकल नहीं कराया, लड़की के पास में एज का कोई भी दस्तावेज नहीं था। तो क्या पुलिस सही तरीके से काम करना चाहती नहीं है, या वो ये दिखाती है कि हम सही तरीके से काम कर रहे हैं? देखो, काम करने में और दिखाने में बड़ा अंतर है। अगर चूँकि लड़की को इन्होंने फुटबॉल बना दिया था, आगरा वाले कह रहे कोटा पुलिस काम करेगी, कोटा पुलिस कह रही है आगरा काम करेगी, लेकिन उसमें नुकसान तो लड़की का हुआ ना। लड़की अपने परिजनों से, परिवारों का हुआ। लड़की अपने परिवार से 2 महीने तक दूर रही, 84 दिन तक दूर रही, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई कौन करेगा? तो तब यहाँ बुला के मैंने सारा प्रोसेस पूरा कराया, तब जाके उस लड़की को उसके परिवार के मैंने हैंडओवर करवाया। और आप समझ लीजिए वो परिवार इतना गरीब है कि लड़की का पिता एक चाउमीन का ठेला लगाता है, और जब से लड़की गायब हुई थी
29 फरवरी से लड़की गायब हुई थी। 29 फरवरी से आज तक उसने दुकान नहीं लगाई, कोई काम नहीं हो पाया, और लड़की की खोज में वो दर दर भटक रहा था। कई बार कूटा गया, आगरा के अधिकारियों के चक्कर लगाए, तो पैसे के साथ साथ उसका समय भी बर्बाद हुआ। जो वो कुछ पैसे कमाता था वो भी नहीं कमा पाया। तो ऐसे में कुल मिला के उसका दोहन हुआ और लड़की को सफ़र करना पड़ा। अभी यहाँ पर न्याय की बात बहुत दूर है। जिन लोगों ने गलत किया था वो लोग सलाखों के पीछे होने चाहिए थे। लड़की के साथ में गलत हुआ है, उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, तो वो तो अभी बात बहुत दूर है, बहुत दूर उसके लिए भी हम लड़ेंगे। लेकिन लड़की को रिकवर कराना बहुत बड़ा टास्क। ये बहुत बड़ी बात है, उन लोगों ने वहाँ से उसको रिलीज़ कर दिया। जी। अभी जो बच्चे आए दिन गायब हो जाते हैं, लड़कियां, छोटे बच्चे और थोड़ी उम्र में ज़्यादा बड़े बच्चे, उनको कैसे ढूंढते हैं आप? क्योंकि जो माफिया कह सकते हैं, जैसा हम लोग मूवीज़ में दिखाते हैं, बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं, उठा के ले जाते हैं, ऐसा तो हकीकत में हो भी रहा है। इवन जैसा भी आपने बताया था, वो लड़की को कोटा में बेच दिया गया था 3,70,000 में। जो लड़के हाल ही में यहाँ से गायब हो रहे हैं, लड़के लड़कियाँ बच्चे, उनको कैसे आप रिकवर करने में मदद कर पा रहे हैं? देखिए, इसमें होता क्या है कि जैसा कि फ़िल्मों में जो दिखाया जाता है, ऐसे ही हमारे साथ में बहुत सारी रियल स्टोरी हैं जिन पर हमने काम किया है, इन बच्चों से बातचीत की है, उन बच्चों को रिकवर कराया है। वहाँ पर ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं कि रूह कांप जाती है देखकर। कभी कभी ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनको किडनैप करके ले गए, उनसे भीख मंगवाई जा रही है। उनके एक बच्चा तो मैंने ऐसा देखा था, 12 साल का बच्चा था, एक ट्रेन से बच्चे को रेस्क्यू कराया था, तो उसको भीख मांगने के लिए इतना विवश किया जाता था, जब वो नहीं मांगता था तो उसके हाथ जला दिए थे, दोनों हाथ जले हुए थे उसके, अब मांग भीख जावे। तो उससे भीख मंगवाते थे। तो ये जो बच्चे मिसिंग होते हैं, तो ये बच्चे कहीं ना कहीं गैंग के शिकार बनते हैं। वो इनसे भीख मंगवाते हैं, लड़कियों से देह व्यापार कराते हैं। तो कुल मिला के इन जो कुकृत्य हैं उनमें ये लोग धकेल देते हैं। इनको रिकवर कराने के लिए बहुत खासी मशक्क़त हम लोगों को करनी पड़ती है। घरों में मेड के नाम पर लड़कियों को बेच देते हैं, तो ये बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। कई बार हमने रेड लाइट एरिया से लड़कियों को निकलवाया है। कई बार हमने ऐसे बच्चों को बाल मजदूरी करते हुए निकाला, शराब की फैक्ट्री में से बच्चों को निकाला है। तो ये बहुत चुनौतियां आती हैं इसके सामने। पहले तो इसीलिए हम जो बच्चे मिसिंग हो जाते हैं तो पुलिस के साथ मिलकर हम एक डेटा लेते हैं कि वो बच्चा कहाँ है, उनका क्रॉस वेरीफाई करते हैं, उनके माँ बाप से मिलते हैं, कोई क्लू मिल जाए तो उसको हम करवाते हैं। कोई एक बैंकर प्रभावित करने वाली एक कहानी बताइए छोटी सी, जो आपने अपने सामने उसको रेस्क्यू या उसकी हेल्प करके उसको सेव किया हो। कमला नगर के पास में एक लड़की रहती थी, रामबाग के आसपास, और लड़की की 12-13 साल की उम्र थी। तो उसको परिवार गरीब था और कुछ लोग वहाँ से उस लड़की को बहला फुसला कर ले आए और भगवान टाकीज के आसपास उससे वो भीख मंगवाते थे। भीख मंगवाने के बाद में फिर उस लड़की को वो रामबाग ले गए, रामबाग से सिकंदरा ले गए, सिकंदरा से हरी पर्वत ले गए, और फिर हरी पर्वत पर उससे भीख मंगवाते जाने लगे। फिर धीरे धीरे करके वो गैंग के संपर्क में आई और उसको लड़की को दिल्ली में ले जाके बेच दिया। दिल्ली में रेड लाइट एरिया में उसे बेच दिया और दिल्ली में फिर उससे देह व्यापार कराया जाता था। उस लड़की को वहाँ से दिल्ली से हमने रेस्क्यू कराया। रेस्क्यू कराने के बाद में आगरा लेके आए हम। 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई, 7 लोग जेल भी गए उसमें से, और फिर बच्ची को हमने यहाँ पर रिहेबिलिटेट किया और आज वो अपने परिवार के साथ में रह रही है। लेकिन कहानी यही है कि ऐसी बच्चियाँ को कैसे बरगला के वो ले जाते हैं और फिर इन देह व्यापार मंडी के दलालों को बेच देते हैं। तो ये इस तरह की कहानी है। एक बच्चे को मैंने कोलकाता से रेस्क्यू कराया था। यहाँ से ले जाने के बाद में उस बच्चे को कोलकाता ले जाके बेच दिया। कोलकाता में किसी को मिल गया तो उन्होंने सेल्ट्रोम में रखवा दिया। अब वो बच्चा वहाँ कोलकाता की भाषा सीख गया, अब वो वहाँ यहाँ की हिंदी भाषा भूल गया। तो जब उससे हम बात करते थे, फ़ोन पर बात करते तो लैंग्वेज ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए कलकत्ता की कितनी दूरी है। वहाँ गए, हावड़ा में उस बच्चे से बातचीत की, वहाँ पुलिस से हमने बात की, पुलिस भी हिंदी नहीं समझ रही थी। तो जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है वो बहुत हमें नुकसान देती है। फिर किसी तरह से वो मुश्किल समझा बुझा के हम लोग लेके आए। तो ये ऐसी कहानियों की एक लंबी फेहरिस्त है जिस पर अगर हम चर्चा करेंगे तो सुबह से शाम तक हो जाएगा, लेकिन कहानियाँ ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन ये ज़रूर है कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो बच्चों को टारगेट किए हुए है और ऐसे बच्चों का बचपन छीन रहे हैं। वो इनको ले जाके उनको धंधे में बेच रहे हैं।
अच्छा सर, तो अभी इसको भविष्य में कैसे ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, ख़त्म तो नहीं किया जा सकता। इसमें आपने अगर विज्ञापन देखे हों तो अक्सर करके आता है जानकारी ही बचाव है। तो उसमें जागरूक होने की आवश्यकता है। बच्चे जागरूक रहें, कोई अगर उनको बरगला रहा है तो किसी की बातों में ना आए, सिर्फ़ और सिर्फ अपने परिवार की बात मानें। क्योंकि जिसे आप देख रहे हैं, जो आप पर भरोसा जता रहा है, हो सकता है कि वो भरोसा करने का नाटक कर रहा है, वो आपका सगा नहीं हो सकता। सगा सिर्फ़ और सिर्फ आपके माँ-बाप हो सकते हैं, बाकी किसी पर भी भरोसा न करें। अगर वो अकेले में बुला रहा है तो बिल्कुल ना जाएँ। अपने घर के मोबाइल नंबर, एड्रेस सबको कंठस्थ याद होने चाहिए। किसी भी विषम परिस्थितियों में पुलिस को फ़ोन करें, 112 को फ़ोन करें और अपने परिवार के नंबरों को फ़ोन करें, लेकिन किसी की बातों में ना आए तो आप इनसे बच सकते हैं। क्योंकि अक्सर करके हम देख रहे हैं कि हम एकांकी जीवन बिता रहे हैं सभी लोग, अपने अपने बच्चों पर हम ध्यान नहीं देते हैं और बच्चा फिर क्या है कि प्यार की तलाश में जाता है। तो कोई अजनबी हमारे घर में आता है या फिर बाहर मिल जाता है तो बच्चा उस पर विश्वास करता है। विश्वास, बस यही विश्वास उसको ले डूबता है और वो विश्वास करके बच्चों को एक गलत जगह पे ढकेल देते हैं और कई बार वो देह व्यापार और वो कर देता है। कभी कभी बच्चों की हत्याएं तक कर दी जाती हैं, फिरौती भी कर ली जाते हैं। तो इन चीज़ों से हमें सावधान रहना चाहिए। परिवार के बड़े लोगों को भी सावधान रहे, अपने बच्चों पर नज़र रखें, उन बच्चे की गतिविधियों पर नज़र रखें। हमारा बच्चा किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, उसके फ़ोन कॉल भी चेक करते रहें, फ़ोन पे हमारा बच्चा क्या देख रहा है। हम लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, सतर्क होने की आवश्यकता है। अपने अपने बच्चों पर ध्यान रखें, क्योंकि हमारा बच्चा जो है हमसे ज़्यादा बेहतर किसी को नहीं जानता। अगर कोई अजनबी उस पर आगे डोरे डाल रहा है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। अभी आपने जैसे अभी बात की रेप और शोषण के बारे में, तो इसमें नवयुवक और जो युवती हैं उनका ये कहना है कि लोगों की सोच खराब है। हम चाहे छोटे कपड़े पहने चाहे बड़े कपड़े पहने, लोगों की सोच खराब है। तो आपके नज़रिए से क्या लगता है, लोगों की सोच खराब है या वो कपड़ों पे भी डिपेंड करते हैं कुछ चीज़ें? देखिए, बात सोच की नहीं है। जो जो लोग ये कहते हैं कि सोच खराब है, दरअसल में वो मानसिक रूप से बीमार हैं। उनको ये देखना चाहिए हम किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, और कपड़ों का आदमी के व्यक्तित्व पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि हम किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं। मार्केट में कोई अगर आधे कपड़ों से महिला या लड़की जा रही है तो निश्चित तौर पर पुरुष भी लोग की तरफ देखेंगे, सभी लोग देखेंगे उसकी तरफ। लेकिन क्या है कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं और उसको लगता है कि हम लोग ऐसे करेंगे, तो ये गलत है। कपड़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है। आपके ड्रेस सेंस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। अगर आपका ड्रेस सेंस खराब होगा तो निश्चित तौर पर घटनाएं घटेंगी। क्योंकि अक्सर करके देखा जाता है कि लड़कियां बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, ऐसे ऐसे कपड़े पहनती हैं कि उनको देखकर शर्मा जाए। तो कहीं ना कहीं परिधान तो दोषी है, सही ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भाई, आप परिवार में अपने में पहनने ही हैं, लेकिन बाहर का आदमी तो उसकी नज़रों को तो नहीं देखा जा सकता ना कि किस तरह से देख रहा है। उनके माता पिता भी उनको सपोर्ट करते हैं कि तुम पहनो, तुम इसी में अच्छी लग रही हो और ऐसा करो वैसा करो। ये गलत है। माँ बाप उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन वही माँ बाप बाद में रोते भी हैं, पछताते भी हैं जब लड़कियों के साथ में गलत हो जाता है। तो लड़कियां कहीं की नहीं रहती हैं। हमने बहुत सारी लड़कियों को ऐसे देखा है, उनके साथ में गलत हो जाता है और फिर नया कल्चर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, तो लोग तो इसको बढ़ावा देते हैं। मैंने अभी एक लड़की से पिछले 2-3 महीने से मैं एक लड़की के संपर्क में हूँ। वो लड़की किसी लड़के से प्रेम करती थी और कुछ दूसरे जाति धर्म का लड़का था वो, और उस लड़की ने अपने शादी के लिए परिवार में बात की तो उन्होंने, परिवार वालों ने मना की। उसकी बड़ी बहन की शादी थी और बोला कि तेरी बड़ी बहन की हम शादी कर दें, फिर उसके बाद में हम लोग सोचेंगे। लेकिन उस लड़की ने ऐसा नहीं किया। जो बड़ी बहन के लिए शादी के लिए जो ज्वेलरी घर में लेके आए थे, जो पैसा इकट्ठा करके रखा था, वो ज्वेलरी ले गई, पैसा ले गई और अपने बॉयफ्रेंड के साथ में चली गई। फिर उसने वहाँ शादी की, 7-8 महीने तक साथ में रहे। उन्होंने जो पैसा था वो पूरा खर्च हो गया। जब पैसा खर्च हो गया तो उसी लड़के ने उस लड़की को दरकिनार कर दिया, उसके साथ में मारपीट करने लगा, यातनाएं देने लगा और घर से निकाल दिया। आज वो लड़की अकेली है, फुटपाथ पर है, उसकी कोई मदद करने वाला नहीं है।
अब परिवार में भी उसकी वापसी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो घर का अपमान करके जा चुकी है, वो घर के जेवर लेके जा चुकी है। जिस बड़ी बहन की शादी होनी थी पैसे के अभाव में, उस बड़ी बहन की भी शादी नहीं हुई। तो ऐसे में परिवार ने भी उसे नहीं अपनाया। अब वो लड़का भी उसे अपना नहीं रहा है, वो लड़का अपनी ज़मीन जायदाद बेच के बाहर भाग गया। तो अब उस लड़की का भविष्य क्या है? तो उसको तो लकीर पीटना है ना। लड़कियों को अब के पैटर्न में बताते हैं कि आप बात करो, इतनी जल्दी किसी पे विश्वास मत करो। तो वो क्या बारीकियां हैं तो एक लड़की को अपने हिसाब से माइंड में रखनी चाहिए कि अगर हम किसी लड़के से बात कर रहे हैं या उसके संग में अपना रिश्ता जोड़ रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने बताया लड़की घर से भाग गई, जेवर भी ले गई, पैसे भी ले गई, अब वो कहीं की नहीं रही है। तो अब की लड़कियों को आप क्या सीख देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि किसी लड़के से आप संपर्क में आ रहे हैं तो पहले उसकी भावनाओं को समझिए। वो किस तरह का व्यक्ति है, आपके परिवार का व्यक्ति है कि अनजान व्यक्ति है, उसकी आपके प्रति क्या सोच है। एक दो मुलाकातों में पता लग जाती है। और आजकल होता क्या है कि लड़के इसी तरह से नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं, फिर जैसे ही आप नज़दीक आएंगे तो वो फिर गलत काम करने का प्रयास करेंगे, फिर आपके साथ में फ़ोटो वीडियो बनाएंगे और फिर ब्लैकमेल करेंगे। ब्लैकमेल के बाद में फिर वहाँ से कहानी शुरू होती है। फिर लड़की इस तरह से उसमें उलझ जाती है कि वो चाह कर भी नहीं निकल पाती है। तो सबसे पहले लड़की की मंशा पर विशेष ध्यान रखें, उनसे अकेले में न मिलें। अगर और उस चीज़ को अपने परिवार में ज़रूर शेयर करें कि हमें वो लड़का मिला था और ऐसे ऐसे कर रहा है, और उस लड़के के सामने भी परिवार से बात करें, तब उसे पता लगेगा कि हाँ, ये परिवार में अपने में बात बता रही है। तो उसको वो गलत करने से पहले रुकेगा गलत करने? बिल्कुल रुकेगा। अभी रिसेंटली पिछले 1 हफ्ते पहले ही मैंने एक लड़की को रेस्क्यू कराया है। ऐसे ही प्रेम जाल में वो लड़की फंस गई थी और उसको लड़का ले गया था गाज़ियाबाद में, उसे शादी करा ली। शादी करने के बाद में उसको उस लड़की ने भी उसके साथ में गलत किया था, प्यार में फंसाया था, उसके फ़ोटो वीडियो खींचे, फिर उसको ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल करने के बाद में शादी की। शादी करने के बाद में भी उसका शोषण करता था लड़का। तो उसको मैंने हाई कोर्ट में रिट दायर की थी और उसको उसने हाई कोर्ट ने 5 मई को लड़की को हाजिर करने के आदेश दिए थे पुलिस को। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश से 4 दिन बाद ही पुलिस एक्टिव हुई और उस लड़की को हाजिर करा दिया और परिवार के हैंडओवर कर दिया। लेकिन लड़की का तो सब कुछ लुट चुका है, अब उसके पास में कुछ नहीं बचा है। तो जब सब कुछ लुट गया तब जाकर हम करें तो फिर ये ठीक नहीं है। तो उससे पहले ही आप लोग समझ जाइए, किसी भी अजनबी व्यक्ति पर, लड़के पर, किसी पर ही भरोसा न करें। जो भी बात करनी है परिवार के साथ में बात कीजिए। अगर लड़कियां हैं, क्योंकि माँ के साथ में ज़्यादा खुली होती हैं, घुली मिली होती हैं, तो आप अपनी माँ को बताइए उसके बारे में, कैसा लड़का है, उसके हाव भाव क्या है, वो आपसे क्या चाहता है, क्यों दोस्ती करना चाहता है। तो अगर आप इन चीज़ों को परिवार में शेयर करेंगी तो हो सकता है आप गलत हाथों में जाने से बच जाएं। आपकी जान भी बच सकती है। ठीक है, एक आखिरी पड़ाव ये है, लड़कियों के पक्ष में ही सारे कानून हैं। अभी हाल ही में जब लड़कों के संग में घटना घटी थी, किसी को बोरे में बंद करके फेंका था, किसी को ड्रम में काट कर फेंका था, किसी को फ्रिज में रखा था, तो कुछ कानून लड़कों के पक्ष में क्यों नहीं है? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि कानून पक्ष में नहीं है, यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि कानून कभी भी असमानता नहीं देखता, कोई लिंग भेदभाव नहीं करता उसमें। अगर मान लो किसी की हत्या हुई है, चाहे वो लड़का है, लड़की है, बुजुर्ग है, कोई भी है, एक धारा होगी इसमें। अगर किसी के साथ में किडनैपिंग हुई है, एक धारा होगी, चोरी हुई है, एक धारा होगी। यहाँ थोड़ा सा बता दिए, ये डिफाइन जो कर रहे हैं महिला अपराध को लेके, महिला अपराध में थोड़ा सा ये है कि सरकार थोड़ी संवेदनशील है, क्योंकि भारत देश एक पुरुष प्रधान देश है और हम सदियों से देखते आ रहे हैं कि महिलाओं का इस देश में शोषण भी होता था और उनको एक पैर की जूती समझा जाता था, उनको शिक्षा से दूर रखा जाता था, उनको समाज से दूर रखा जाता था। बहुत सारी गलत प्रथाएं थी, पति मर गया तो उसी के साथ में उसको जला दो, ये सारी परंपराएं थीं। तो उन परंपराओं को तोड़ा गया महिलाओं को सशक्त करने के लिए, तब ये कानून बने। और रहा ये जो काम है जो आप बता रहे हैं, किसी ने ड्रम में डाल दिया और वो कर दिया, तो ये एक प्रतिशोध होता है। प्रतिशोध ऐसा नहीं है कि महिला में ही हो, लड़कों में भी होगा, तो वो अपराध है। अगर उस महिला ने किसी के साथ में उसकी हत्या की है, तो आप देख रहे होंगे जब हत्या की है तो महिला और उसका सहयोगी दोनों गिरफ्तार हुए, दोनों को जेल हुई। ऐसा नहीं है कि अगर वो महिला है तो उसको छोड़ दिया जाएगा।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। बस ये है कि महिला संबंधी जो कानून है उनको थोड़ा सा प्रायोरिटी पे लिया जाता है, समझा जाता है कि ये अबला नारी है, अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकती है, अपने लिए जा नहीं सकती है। पुरुष के साथ में अगर कोई वारदात हो जाती है तो रात में 2 बजे भी वो अकेला उठ के थाने चला जाएगा और लड़ लेगा। लेकिन अगर कोई लड़की अकेली रोड पर घूम रही है तो उसको लोग गलत नज़र से ही देखेंगे, मौका पाकर उसके साथ में गलत करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं वो असमानता है। और फिर वो लड़की अपने बचाव के लिए थोड़ी सी जागरूक है, पढ़ी लिखी है, तो वो पुलिस तक पहुँच जाएगी, फ़ोन कॉल कर लेगी। लेकिन कई जो महिलाएं और लड़कियां हैं जिनको उनकी जागरूकता नहीं है, तो उसके साथ में शोषण होना लाजमी है। अभी जैसे आपने बताया कि महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा जाता था, आज के समय में 1-2 केस पहले ये भी हुए हैं जिन पुरुषों ने अपनी धर्मपत्नी महिलाओं को पढ़ाने की कोशिश करी और पढ़ने के बाद में जब वो एक उच्च स्तर पे पहुंच गई हैं उसके बाद में उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया है। देखिए, ये मैंने पहले ही बताया कि ये एक अपवाद की श्रेणी में आते हैं अच्छा। कि बेटर से बेस्ट की तरफ आदमी जाता है। चूँकि किसी पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, वो अशिक्षित थी, अब आपने माहौल उसको ऐसा दिया कि वो पढ़े लिखे लोगों के साथ में बैठ उठ रही है, और आपका जो माहौल था वो निचले स्तर का है, आपने उसको माहौल दे दिया ऊंचे स्तर का। तो कोई भी व्यक्ति सही वो अपना स्तर ढूंढता है, हर आदमी में अपना स्तर ढूंढता है, तो वो बराबर के साथ के लोगों में बैठना अपना पसंद करता है। तो जब इस तरह की बात हो रही थी, तो जब वो लड़की पढ़ रही है तो आपको भी अपना स्तर साथ के साथ बढ़ाना चाहिए। भाई कोई एसडीएम हो गया या बड़ा अधिकारी बन गया तो वो चपरासी के साथ में तो नहीं बैठेगा। नहीं, लेकिन वो तो उसका पति है ना, वो पतिव्रता, अगर पतिव्रता स्त्री है तो वो सबसे पहले सम्मान अपने पति का करेगी। हाँ, तो उसमें ये है कि उस महिला को सबसे पहले अपने परिवार के संस्कारों को देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए मेरे पति ने मेरी क्या मदद की है, तो तब उसको किसी चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ जो चीज़ें हैं, जो एक उसको अलग माहौल मिल गया, अलग चीज़ें मिल गई, तो फिर वो अपने माहौल की तलाश में वो निकल जाते हैं, और फिर यही होता है कि वो फिर दूसरे से शादी कर लेते हैं। और ये केवल पुरुषों महिलाओं में नहीं, पुरुषों में भी होता है। महिलाओं में आप देखिए कई सारे ऐसे उदाहरण, ये तो मामले खुल जाते हैं, लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं कि पुरुष जो है कि अच्छे पद पर काम करता है और उसकी पत्नी जो है वो अशिक्षित है और घरेलू काम में उलझी रहती है। अब वो जिस ऑफिस में जा रहा है उसके साथ में कोई महिला काम कर रही है, लड़की काम कर रही है, तो उसके साथ में उसकी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और अक्सर करके विवाद होते हैं इस तरह से, तो वो मामले भी आते हैं। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि महिलाएं पढ़ लिख के जा रही हैं तो वो पुरुषों को छोड़ देती हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो बिल्कुल समानांतर हैं। पुरुष भी मौके की तलाश में रहते हैं, वो भी देखते हैं कि साहब मेरे इस तरह का होना चाहिए। फिर महिलाएं पढ़ जाती है तो महिला भी सोचती हैं कि स्टेटस मेरा होना चाहिए, तो स्टेटस सिंबल की उनमें लड़ाई है। ठीक है, अब थोड़ा सा आपके परिवार की तरफ चलते हैं। आपकी बेटी हैं, उनको आप कुश्ती लड़वा रहे हैं, आपने उनके बाल कटवा दिए, चोटियाँ कटवा दी, ऐसा क्यों किया आपने? देखिए, ऐसा था कि मेरी बेटी 9th में पढ़ती थी और इसके स्कूल में एक स्पोर्ट टीचर आया। वो सब बच्चों से इंटरव्यू ले रहा था कि तुम्हें कौन से गेम में जाना है। तो सब, कोई फुटबॉल बता रहा, कोई क्रिकेट बता रहा, कोई वॉलीबॉल बता रहा, तो सब अलग अलग चॉइस थी। तो बच्ची ने उनसे पूछा कि सर गेम बताइए पहले कौन कौन से, ऐसा कौन सा गेम है जो टफ़ है। तो उन्होंने सारे गेम टफ़ हैं, लेकिन फिर उसने बताया कि एक पहलवानी जो है वो यहाँ स्कूल में भी नहीं है, वो ना खेल पाएंगे। तो तब उसने कहा कि मुझे तो पहलवानी सीखनी है, रेसलिंग सीखनी है। तो टीचर ने मना कर दिया, नहीं हमारे यहाँ पे भाई ऐसा कोई कोच नहीं है, तो हम सिखाएं। अब वो मेरे पास में आई अगले दिन, मुझसे बोली पापा मुझे रेसलिंग सीखनी है। एकदम मैं भी बहुत चक्का रह गया, मैं रेसलिंग। तो मैंने उसे मजाक के लहजे में कहा, मैंने बेटा तेरा बाप भी पहलवान नहीं है, तू क्या पहलवानी करेगी? तो बोले नहीं पापा मुझे तो वही सीखनी है। यानी पता नहीं इसके दिमाग में कहा गया। तो मैं उसको उसके हाल पे छोड़ दिया, मैं टालता रहा, लेकिन वो लगातार कहती रही। तो फिर परिवार में भी उसने कहा, तो परिवार वाले ही विरोध करने लगे, अरे कहाँ पहलवानी में ये करा रहे हो इस लड़की को। जब उसने ज़्यादा कही तो मैंने कहा फिर मैं इसको ले चलता हूँ। फिर मैं एकलव्य स्टेडियम में ले गया उसे, वहाँ पर मैंने कोच में ले गया। तो वहाँ जो
कोच थे और जो खिलाड़ी थे उन्होंने मुझसे पूछा, तो बोले साहब आप नहीं करा पाओगे पहलवान, क्योंकि इसका बहुत बड़ा खर्चा होता है, 20 से 25 हज़ार रुपये महीने का आता है और आप नहीं दे पाओगे, जो आपको और भी करना है, और इसके लिए पहलवानों की बहुत डाइट होती है, तो ऐसा है कि इसको पढ़ाओ लिखाओ और शादी ब्याह कर देने। लेकिन मैंने कहा कि भाई इस लड़की की जिद है, देखते हैं कब क्या होगा, सही बात है, तब तक इसको करने दो, जब तक इसका मन लगा यही समझ लेंगे थोड़ा सा इसका वो है। तो मैंने उसको लेके एक फेसबुक पर पोस्ट भी डाली, मैंने कहा आजकल बच्ची को पहलवानी का बुखार चढ़ा हुआ है और देखते हैं ये कब तक टिकेगा, जब तक मन है तब तक मैं ले जा रहा हूँ। तो 2-4 महीने ले जाने के बाद फिर मैंने इससे पूछा, मैंने बेटा आप क्या कहना है, तुम्हारी पहलवानी का बुखार उतरा कि नहीं उतरा? नहीं पापा अब तो और चढ़ गया। तो 6 महीने बाद इसके कंपटीशन आए, तो कंपटीशन होने थे, तो इसके कोच ने कहा कि इसको कुश्ती लड़ा दो। मैंने कहा अभी बहुत छोटी है और अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, इसके हाथ पैरों में लग जाए, मैं तो नहीं गिराऊंगा, अगर चोट चपाट लगी तो क्या होगा। तो अब बच्ची से पूछा, बोली कोई नहीं पापा मैं लड़ूंगी। तो एकलव्य स्टेडियम में था, पहला जिले का कंपटीशन था, तो पहले में ही कंपटीशन में ये गोल्ड जीत गई, फिर इसने मंडल जीता, फिर जोन जीता, फिर स्टेट में गई, स्टेट में भी इसने गोल्ड जीत लिया। तो इसने 6-7 महीने में 9 गोल्ड मेडल जीत लिए। फिर इसका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक ट्रायल हुआ, मैं लखनऊ ले गया, मैं भी वैसे ही ले गया, तो अब उसका वहाँ भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, इसका सिलेक्शन हो गया। अब ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रीजनल सेंटर लखनऊ में इंटरनेशनल लेवल की पहलवानी सीख रही है, तो वहाँ इसका सिलेक्शन हो गया, वहाँ कर रही है। तो जब मैं इसको छोड़ के आया 1 महीने बाद जब आई, तो मुझसे बोली कि पापा ऐसा है कि मेरे बाल कटवा दो। मैंने क्यों? कि जब मैं सुबह जाती हूँ तो 1 घंटा लगता है तैयार होने में, पहले बालों में तेल डालूँ, फिर चोटी करूँ, फिर रिबन लगाऊँ और ये करूँ वो करूँ, तो 1 घंटा मेरा चला जाता, मैं हो जाती हूँ लेट। तो मैंने उससे कहा कि मैंने कहा ये जो बाल हैं वो बच्चियों के गहना होते हैं, तो इसको मत कटवाओ। बोले कि नहीं मेरे बाल कटवा दो। तो मैं उसे ले गया नाई के पास, तो उसने नाई से जैसे खोल के वो काटने लगा, बोलेगा नहीं आप मेरे बाल चोटी सहित काटिए। तो उसने पहले तो अपनी चोटी कटवाई, चोटी कटवाने के बाद फिर अपने बाल कटवाए, तब ऐसे लेके उसने चोटी लेके फिर फ़ोटो खिंचवाया। तो बोला कि बोली कि मैंने इनकी कुर्बानी दी थी। तो ये उसका शौक़ था, मैंने उसके लिए जो उसका शौक़ था उसको मैंने आगे बढ़ाया, उसको सही लिया, तो अब वो सही दिशा में है। तो बच्चे की भावनाओं की अगर आप समझेंगे, बच्चे के अंदर जो टैलेंट है जो निकल के आ रहा है, अगर आप उसको उसी दिशा में देंगे तो निश्चित तौर पर बच्चा आगे बढ़ता है। वो मैंने वही करने का प्रयास किया और आज ईश्वर की कृपा से वो बच्ची वहाँ सरकार के एकेडमी में वो सीख रही है, पूरा खर्चा सरकार वहन करती है, उसमें उसकी डाइट, खाना पीना, सारी चीज़ें, वहाँ पहनने के कपड़े तक भी वही देते हैं। तो जो लोग मुझसे कह रहे थे कि आप इसको पहलवान नहीं बना पाओगे, बहुत खर्चा होता है, तो नेक नियत से उसने काम किया और मैं बिल्कुल फ्री हो गया। जो वहाँ जितना अच्छा खाती है, जितना अच्छी तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर रही है, शायद मैं 50,000 रुपये महीने भी खर्च करूँ तब तो अभी नहीं दे पाऊँ। तो ये सरकार का एक बहुत अच्छा प्रयास है। तो जो बच्चा इस फील्ड में जा रहा है तो उनको परिवार में मोटिवेट करिए, उसको उसी फील्ड में आगे बढ़ाइए, तो बच्चा निश्चित तौर पर नाम रोशन करेगा। तो सर आपसे सारी जानकारी लेकर जो बच्चे खो जाते हैं उनको ढूंढना, रेप केसेस, शोषण कैसे बचा सकते हैं उन लोगों को, मिलके जान के आपसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इवन आपने अपनी बेटी के बारे में बताया कि जो बच्चा करना चाहता है उसको हमेशा वही चीज़ कराएं, उसका मार्गदर्शन ना बदलें, जिसमें उसे रुचि है उसमें उसी चीज़ में आगे बढ़ाएं, तो बच्चा ज़्यादा अच्छा सफल होगा अपने भविष्य में। तो सर मिलते हैं वापस से एक नए एपिसोड में आपके साथ, जब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। नमस्ते। जी नमस्कार।